हेलो एवरीवन, मैं मोहित गंगवार। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं विद्यादान क्लासेस में। हम लोग मध्यकालीन भारत का अध्ययन कर रहे हैं। मध्यकालीन भारत में हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ रहे थे। दिल्ली सल्तनत में हम लोग अब तक इल्तुतमिश और उससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास जो थी हमारी वो इल्तुतमिश के ऊपर हुई थी। इल्तुतमिश को हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से इल्तुतमिश सुल्तान बनता है और किस प्रकार से उसने प्रशासनिक सुधार कार्य किए, और उसके पश्चात जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो इल्तुतमिश अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। उत्तराधिकारी नियुक्त करने का कारण हमने बताया था कि इल्तुतमिश का एक पुत्र नसरुद्दीन महमूद था, और नसरुद्दीन महमूद की असमय मृत्यु हो जाने के कारण उसने अपना उत्तराधिकारी रजिया को बनाया था। क्योंकि रजिया बड़ी ही योग्य महिला थी और उसने रजिया को सभी सैन्य शिक्षा और अन्य शिक्षाएं प्रदान करवाई थीं। जैसे एक पुत्र का पालन पोषण किया जाता है, ठीक उसी प्रकार इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया का भी पालन पोषण किया। इसीलिए इल्तुतमिश के जितने भी जीवित पुत्र थे उन सब पुत्रों में रजिया इल्तुतमिश को सबसे योग्य लगी, और इन्हीं कारणों से रजिया को उन्होंने अपने बाद अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। लेकिन इल्तुतमिश के द्वारा जो चालीसा दल का गठन किया गया था, उस चालीसा दल ने इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रजिया को सुल्तान के रूप में स्वीकार नहीं किया। रजिया को सुल्तान न बना करके उन्होंने इल्तुतमिश के एक पुत्र जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसको सुल्तान के पद पर आसीन कर दिया। तो आइए अब हम आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं और पढ़ना प्रारंभ करते हैं इल्तुतमिश के बाद किस प्रकार से इतिहास आगे बढ़ा। देखिए, इल्तुतमिश के पश्चात जो शासक हुआ है उसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इसका जो टाइम पीरियड रहा है रुकनुद्दीन फिरोज शाह का, ये देखिए 1336 में जब इसकी मृत्यु होती है, सॉरी 1236 होगा ये, ठीक, 1236 में जब इसकी मृत्यु होती है इल्तुतमिश की, तो ये 1236 में सुल्तान बनता है, और 1236 में ये मुश्किल से 6 माह तक ही सुल्तान के पद पर आसीन रहता है, और 6 माह के पश्चात इसको सुल्तान के पद से अपदस्थ करके इसकी हत्या कर दी जाती है। तो इसका जो समय काल होगा या इसका जो टाइम पीरियड या इसका जो टेन्योर रहा वो रहेगा 1236 को ही हम लिख देंगे, मेंशन करेंगे। वर्ष जो उसका ईयर जो होगा वो होगा 1236। अब देखिए, रुकनुद्दीन फिरोज शाह से प्रश्न एक भी नहीं बनता। ये परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। कभी कभी बस इतना पूछ लेता है कि रजिया से पहले और इल्तुतमिश के बाद कौन शासक बना था, तो आप इस व्यक्ति का नाम याद रखिएगा, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ये इल्तुतमिश का पुत्र था और ये शासक बना। इसको अमीर वर्ग ने अपना शासक नियुक्त किया, लेकिन ये एक कमजोर शासक सिद्ध हुआ जिन कारणों से। और दूसरी क्या था, इसकी जो सारी इसके समय में जो सारी शक्तियां थी राजा की, वो इसकी माता शाह तुर्कान नाम, इसकी माता का नाम क्या था, शाह तुर्कान, उसके हाथों में केंद्रित हो चुकी थी। और वो दरबार में एक षड्यंत्रकारी महिला सिद्ध हुई। वो दरबार में हमेशा षड्यंत्र रचती रहती थी, जिन कारणों से जो अमीर वर्ग था वो उससे रुकनुद्दीन फिरोज और उनकी माता से तंग आ चुका था। और दूसरी तरफ जो रजिया थी, रजिया स्वयं सुल्तान बनना चाहती थी, इसीलिए उसने जुमे की नमाज के बाद, जब रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो था एक विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली से बाहर गया हुआ था, तो उसी समय रजिया ने जुमे की नमाज के बाद लाल वस्त्र पहन करके दिल्ली की जनता से
समर्थन मांगा, सपोर्ट मांगा, और दिल्ली की जो जनता थी उसने रजिया को खुला समर्थन प्रदान कर दिया। हम कह सकते हैं कि रजिया दिल्ली की जनता के सहयोग से या उनके समर्थन से ही सुल्तान बन पाई। देखिए, अमीर वर्ग इसके रजिया के पक्ष में इतना ज़्यादा नहीं था। दिल्ली की जब जनता रजिया के समर्थन में आ गई तो मजबूरी बस अमीर वर्ग ने भी इनको थोड़ा सा समर्थन दे दिया। लेकिन कुछ अमीर उसमें अभी भी ऐसे थे जो रजिया का विरोध कर रहे थे, जिनमें मुख्य रूप से जो था वो इनका वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी था। जो जुनैदी ये इल्तुतमिश के समय भी वजीर था और रजिया के समय भी ये वजीर रहा। इसने जमकर विरोध किया रजिया का। ठीक, तो हमने बताया कि ये लाल वस्त्र पहन करके इसने, देखो लाल वस्त्र जो थे ये न्याय का, जैसे जिस व्यक्ति को न्याय चाहिए होता था वो इन वस्त्रों को धारण करता था। ये इल्तुतमिश के समय में, मतलब ये था, इल्तुतमिश के समय में ये प्रथा प्रारंभ हुई थी कि जिस न्याय चाहने वाला व्यक्ति लाल वस्त्र पहन करके आता था। तो रजिया ने भी वही लाल वस्त्र इसीलिए धारण किए। उसका कहना था कि दिल्ली की जनता मेरे साथ न्याय करे, मेरे पिता ने मुझको उत्तराधिकारी घोषित किया था और मैं आप सबके सहयोग से जो दिल्ली सल्तनत है इसकी शासिका बनना चाहती हूँ। और जब दिल्ली सल्तनत के लोगों ने उसको, मतलब दिल्ली के जनता ने उसको सपोर्ट किया, तो अगली शासिका कौन बनी? रजिया सुल्तान। अच्छा, एक बात है, ये जो लाल वस्त्र वाला है, इससे थोड़ा सा याद आया, मैंने जब पिछली बार टॉपिक पढ़ाया था इल्तुतमिश का, तो उसमें एक महत्वपूर्ण बात जो थी वो बताने को रह गई। ठीक है, इल्तुतमिश जो था वो बड़ा ही न्यायशील राजा कहलाया, या न्यायशील सुल्तान था। इल्तुतमिश ने क्या किया था, अपने राजमहल के बाहर 2 पत्थर के शेर या सिंह बनवाए थे। ठीक, उनके गले में घंटियां डाल दी थी, तो न्याय चाहने वाला जो होता था उन घंटियों को बजाता था, उसको न्याय प्रदान किया जाता था। तो ये प्रश्न अगर कभी पूछा जाए कि न्याय चाहने वालों के लिए शेर, मतलब ऐसे पूछ सकता है कि जो शेर के गले में, न्याय चाहने वालों के लिए शेर के गले में घंटी जो होती थी वो किसने प्रारंभ किया, तो हो जाएगा उसमें इल्तुतमिश। ठीक है, और जैसे न्याय की जंजीर वगैरह के बारे में पूछता है तो वो हमारा आगे मुगल काल रहेगा, उसमें जहांगीर के द्वारा न्याय की जंजीर लगवाई गई थी, उसमें उस जंजीर को बजाना पड़ता था। तो दोनों में थोड़ा सा बेसिक अंतर है। इसने क्या किया था, मतलब उन शेरों के, जो पत्थर के शेर थे बने हुए, मूर्तियां समझ लो, उनमें उनके गले में घंटियां डाल रखी थी, उस घंटी को बजाना होता था। ठीक, ये इल्तुतमिश वाला है। और वैसे जो न्याय की जंजीर थी वो जहांगीर के समय में आई। जब आगे हम मुगल साम्राज्य पढ़ाएंगे तो उसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। तो ये छोटी सी बात थी, मैंने सोचा आज बता देता हूं। अब आगे देखिए, ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह का हम शासन यहीं समाप्त कर देंगे। इसके बाद हमारी जो महत्वपूर्ण महिला शासिका आएगी, जिसे हम बोलते हैं दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम महिला शासिका, है ना। इसका नाम क्या है? रजिया। क्या नाम था इसका? रजिया सुल्तान। सुल्तान, देखिए वैसे महिला थी इसलिए इसके लिए सुल्ताना शब्द का यूज किया जाएगा। क्या शब्द का यूज किया जाएगा? सुल्ताना। लेकिन रजिया ने सुल्ताना शब्द का प्रयोग ना करा करके अपने लिए सुल्तान शब्द का ही हमेशा प्रयोग कराया। ठीक है, अब देखिए इनका अगर टेन्योर पूछे कि रजिया कब से कब तक शासिका रही, तो इसका समय कब से प्रारंभ होगा? 1300, वो फिर से ये मिस्टेक हो रही है बार बार, 1236 से 1240 ईस्वी तक ये शासिका रही है। कौन? रजिया। ठीक, अब रजिया के विषय में बात कर लें। देखो, ये जो इल्तुतमिश के बाद 3-4 शासक आएंगे अभी, है ना, जैसे रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया आई, है ना, रजिया के बाद अन्य 2 शासक और होंगे, उसके बाद एक शासक और होगा नसरुद्दीन महमूद। ये समझ लो कि इल्तुतमिश और बलबन के बीच में 5 शासक हुए, है ना। इनसे प्रश्न बहुत कम बनते हैं। ठीक, लेकिन जो बनते हैं वो मैं यहाँ बोर्ड पर आपको लिखा दूंगा, आप उसको नोट जरूर करना। बाकी चीज़ें मैं आपको ओरली बताऊंगा, लेक्चर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी आपको समझ में पूरी कहानी आ जाएगी कि किस प्रकार से कौन
उत्तराधिक मतलब किस प्रकार से कौन शासक बना और फिर उसके बाद उसकी मृत्यु कैसी हुई और उसके बाद उसका और कौन शासक बना, वो एक क्रम समझाना जरूरी है ताकि पढ़ने का भी एक क्रम बना रहे और आपको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, आपको समझ में आ सके कि किस समय कौन सा शासक हुआ। अच्छा, कुछ क्रम बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कुछ परीक्षाओं में क्या होता है, प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं वो इस उनकी प्रकृति ऐसी है कि वो पूछ लेगा निम्न शासकों को क्रमानुसार लगाइए। तो अगर मैं इन सब महत्वपूर्ण शासकों को छोड़ दूं तो आप क्रम में आप नहीं लगा सकते उस समय। अब मैं इनकी डेट बताते जा रहा हूं तो आप इनको कम से कम क्रम में आराम से लगा सकते हैं। आप देखिए, रजिया सुल्तान जो हुई, इन्होंने एक उपाधि या बिरुद धारण किया उम्मदत उल निस्वा का। किसका? उम्मदत उल निस्वा। ठीक, ये प्रश्न आएगा उम्मदत उल निस्वा किसका बिरुद था या किसकी उपाधि थी? तो याद रखिएगा, उम्मदत उल निस्वा जो थी वो रजिया सुल्तान का बिरुद था या रजिया सुल्तान की उपाधि थी। ठीक, और महत्वपूर्ण क्या पूछ सकता है, प्रश्न पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो कौन हो जाएगा? रजिया। तो हम इसको बोल सकते हैं रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। ठीक है, ये जो उम्मदत उल निस्वा था इसने अपनी जो सिक्के जारी किए उन पर यह विरुद्ध धारण किया था रजिया ने। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है और रजिया के बारे में बहुत ही कम चीज़ें पूछी जाती हैं। इसका कार्यकाल याद रखिएगा बस। ठीक है, बाकी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ रजिया ने किस प्रकार से आगे शासन किया। देखिए, हमने बताया था रजिया ने दिल्ली की जनता का समर्थन प्राप्त करके सत्ता हासिल की थी, लेकिन जो अमीर वर्ग था वो अभी भी रजिया से संतुष्ट नहीं था। इसीलिए हुआ क्या आगे देखिए, एक हमने बताया था जो वजीर था निजामुल मुल्क जुनैदी। ठीक है, निजामुल मुल्क जुनैदी वो रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा था और उसका षड्यंत्र में साथ देने के लिए कुछ अमीर और इकट्ठा हुए, जिनमें मलिक अलाउद्दीन जानी था, है ना, और मलिक सैफुद्दीन कूची। ये सब जो थे ये कुछ प्रमुख अमीर थे जो किसके विरुद्ध इकट्ठे हो गए? रजिया के विरुद्ध। ठीक है, ऐसे ये कबीर अयाज खां थे जो मुल्तान के उस समय इख्तियार थे। अब इन लोगों ने क्या किया? विद्रोह प्रारंभ किया, है ना। तो इन विद्रोहियों को दबाने के लिए रजिया ने किसको भेजा? एक अवध का इख्तियार था जिसका नाम था मलिक नसरुद्दीन ताइसी। ठीक, ये अवध का इख्तियार हुआ करता था। इसको जब उन्होंने, जो विद्रोही थे या षड्यंत्रकारी थे, उनको समझाने के लिए भेजा, या कह सकते हो कि इनको शांत करने के लिए भेजा गया इसके द्वारा। ठीक, तो इनमें से एक विद्रोही था जिसका नाम था सैफुद्दीन कूची। सैफुद्दीन कूची ने क्या किया? ये जो अवध का इख्तियार आया था इसकी ताइसी जो था, ठीक, उसकी हत्या कर दी। अब रजिया स्वयं उसने अपना यमुना नदी के किनारे जाके पड़ाव डाला और वहाँ पर इन विद्रोहियों से निपटने के लिए छुटपुट संघर्ष किए। अब ऐसी स्थिति, जब ये प्रारंभिक चरण था जब रजिया सुल्तान बनी थी, तो ऐसे में क्या था, रजिया के पास इतनी पर्याप्त शक्ति नहीं थी कि वो इन सब संगठित अमीरों का सामना कर सकती। इसलिए उसने एक कूटनीतिक चाल चली और उसने क्या किया, जो बदायूं का इख्तियार था मलिक इजाजुद्दीन सलारी और एक थे मुल्तान के इख्तियार जिनका नाम था कबीर अयाज खां, इन दोनों व्यक्तियों को अपनी तरफ शामिल कर लिया और इन लोगों में फूट डाल दी। अब जैसे ये दोनों व्यक्ति जो थे वो रजिया की ओर शामिल हुए और इनके रजिया की ओर शामिल होने का जो अन्य अमीर थे उनको पता चल गया। जब उनको पता चल गया
तो वो सब लोग भाग गए। उनमें से क्या था, जो हाँसी के एक सूबेदार था सैफुद्दीन कूची, और उसका भाई था फखरुद्दीन, वो दोनों पकड़ लिए गए, उनको जेल में डाला गया और उनके बाद कुछ समय बाद उनकी हत्या वगैरह हो गई। और एक था लाहौर का सूबेदार जो अलाउद्दीन जानी, ठीक है, अलाउद्दीन जानी जो था वो मारा गया इसमें। अब देखिए, अब रजिया के जो विद्रोही, अब जो यो एक था निजामुद्दीन जुनैदी, निजामुद्दीन जुनैदी भी राज छोड़कर ही भाग गया। अब रजिया ने क्या किया, जितने विरोधी उसके अमीर थे उन सबको परास्त करने के बाद उसने शासन सत्ता पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए कुछ अपने विश्वास पात्र लोगों को नियुक्त करना प्रारंभ किया। इसमें देखो, जैसे कबीर अयाज खान जो था, मुल्तान का इक्तादार था, उसको मुल्तान का इक्तादार था, उसको अब उन्होंने बना दिया लाहौर का इक्तादार, उसको प्रमोट कर दिया, ठीक, उसको लाहौर का इक्तादार बना दिया गया। और मलिक इख्तियारुद्दीन एतगीन जो था उसको उन्होंने बदायूं का इक्तादार बनाया, और साथ ही साथ उसको अमीर हाजिब का पद दिया। अमीर हाजिब का सल्तनत काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट हुआ करती थी, या मतलब कह सकते हो पद हुआ करता था, ठीक। और इन्होंने क्या किया, एक अल्तुनिया नाम का था, उसको उन्होंने तवर हिंद का इक्तादार बनाया। ये कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां उन्होंने की। और इन्हीं नियुक्तियों के क्रम में उन्होंने जो रजिया सुल्तान थी उसने याकूत नाम का एक अविसीनियाई हफ्सी था जो गैर तुर्की था, ठीक, उसको अमीर ए आखुर के पद पर नियुक्त कर दिया। अमीर आखुर का जो पद था वो दिल्ली सल्तनत में या सल्तनत काल में एक महत्वपूर्ण पोस्ट मानी जाती थी। अमीर आखुर का मतलब जो पद था वो शाही अस्तबल का अध्यक्ष होता था, ठीक। तो ये जो था याकूत, ये गैर तुर्की था। अब समस्याएं यहां से हल्के हल्के प्रारंभ होना शुरू हुई। अब हुआ क्या, जो अमीर वर्ग थे, अमीर वर्ग था रजिया का, उसमें पहले से जिनका प्रभाव था, है ना, वो सब थे तुर्की, क्योंकि इल्तुतमिश ने अपने विश्वास पात्र तुर्की गुलामों का जो संगठन बनाया था, तुर्काने चहलगानिया चालीसा दल, ठीक, उस चालीसा दल का ही प्रभाव था। उस चालीसा दल में ज़्यादा सब तुर्की ही थे। अब लेकिन रजिया ने क्या काम किया, इनकी शक्ति को विखंडित करने के लिए या इनकी शक्ति को कम करने के लिए उसने गैर तुर्की लोगों को भी नियुक्त करना प्रारंभ किया। और इसी क्रम में उसने मलिक जलालुद्दीन याकूत जो था उसकी नियुक्ति की थी, ठीक। अब याकूत, अच्छा, कुछ राइटर ऐसे भी हुए इतिहास में, एक फरिश्ता नाम का इतिहासकार हुआ है, मतलब एक लेखक हुआ, फरिश्ता कहता है कि रजिया के याकूत के साथ प्रेम संबंध थे। रजिया जो थी वो याकूत से प्रेम करती थी, और इन दोनों के बीच प्रेम इतना था कि रजिया जो थी उसको जब घोड़े पे बैठना होता था तो जो याकूत था वो उसको, रजिया को बाहों से पकड़कर उसकी घोड़े पर बिठाया करता था। तो एक गुलाम से, या मतलब कह सकते हो अपने एक कर्मचारी से कह लो, जो किसी, मतलब ऐसा समझ लो एक राजा है या एक रानी है, उसके अधीन जो काम करने वाले लोग हैं, और उनसे उस रानी की इतनी, या कह सकते हो कि उस सुल्ताना की इतनी नज़दीकी संबंध होना, है ना, लोगों को शक पैदा करते थे कि इन दोनों के बीच प्रेम संबंध हैं। और इसीलिए कहते हैं कि रजिया उससे बहुत अधिक प्रेम करती थी याकूत से, और जब याकूत मारा भी गया बाद में, आगे हम चर्चा करेंगे इस बारे में भी, तो फिर तब तक उसको वो भुला नहीं सकी कभी, है ना। जैसा कि आपने आज टाइटल में भी पढ़ा होगा कि ऐसी एक मुस्लिम शासिका जो अपने प्रेमी को आखिरी समय तक नहीं भुला पाई। तो हम कह सकते हैं रजिया जो थी एक सच्ची प्रेमिका की भी बड़ी मिसाल हुआ थी, है ना। तो अब देखो, रजिया प्रेमिका के रूप में बड़ी प्रसिद्ध हुई, लेकिन उसके पीछे क्या हुआ, उसके विरोधी जो थे वो उसको परास्त करके उसको सुल्तान के
या शासिका के पद से उसको हटाना चाहते थे, है ना। तो अब वो क्या हुआ, वो भी सब इसके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। अब इस बार जो षड्यंत्र रचे जा रहे थे उनमें शामिल हुए, देखो बदायूं का जो इक्तादार था जिसका नाम था एतगीन। एतगीन इस बार जो था वो मुख्य षड्यंत्र करता था, है ना। और इन्होंने जिसको लाहौर का गवर्नर बनाया था कबीर अयाज खां, कबीर अयाज खां जो था वो भी इनमें षड्यंत्रकारियों में शामिल था, ठीक। और इनमें कुछ महत्वपूर्ण षड्यंत्रकर्ताओं में एक जो अल्तुनिया नाम का था, है ना, भटिंडा का, भटिंडा का जो इक्तादार था वो भी इनमें शामिल हो गया। अब देखो समस्या सबसे बड़ी ये थी कि रजिया को उसके पद से हटाया कैसे जाए, उसको पराजित किस प्रकार से किया जाए। तो पराजित करने के लिए उन्होंने क्या युक्ति बनाई, देखिए उन्होंने सोचा कि रजिया जो शासिका बनी है, तो रजिया शासिका बनी है दिल्ली की जनता के समर्थन से, उसको दिल्ली में तो उसके पद से हटा नहीं सकते, ठीक। दूसरा, दिल्ली पर हम आक्रमण करके रजिया को परास्त कर दें ऐसा भी नहीं हो सकता, दिल्ली को जीतना बड़ा मुश्किल कार्य था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने योजना बनाई कि रजिया को दिल्ली से दूर ले जाया जाए और वहां पर हम रजिया को आसानी से परास्त कर सकते हैं। इसलिए क्या किया, जो कबीर अयाज खां था, लाहौर का इक्तादार था या लाहौर का हम गवर्नर भी बोल सकते हैं उसको, उसने सबसे पहले विद्रोह कर दिया। अब जब विद्रोह हुआ तो रजिया विद्रोह को दबाने के लिए गई और उसने कबीर अयाज खां को पराजित कर दिया। पराजित करने के पश्चात उसको लाहौर के इक्तादार के पद से हटा करके पुनः मुल्तान का इक्तादार बना दिया। ठीक उसके 10 दिन बाद जो भटिंडा के या तबर हिंद के जो इक्तादार थे जिनका नाम था अल्तुनिया, उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो रजिया तुरंत विद्रोह को दबाने के लिए गई, याकूत भी साथ में थे। याकूत को उन विद्रोहियों ने पकड़ करके मार दिया और रजिया जो थी उसको पराजित करने के पश्चात अल्तुनिया ने कैद कर लिया। रजिया अल्तुनिया की कैद में थी। उसके पश्चात जैसे इधर रजिया कैद हुई, उधर जो विद्रोही मतलब जो षड्यंत्रकारी अमीर वर्ग था उन्होंने दिल्ली में क्या किया, उन्होंने रजिया के भाई बहराम शाह को अगला सुल्तान बना दिया। अब रजिया के लिए मुश्किलें खड़ी हुई। बहराम शाह सुल्तान बन गया, लेकिन दिक्कत क्या थी, जब बहराम शाह सुल्तान बना तो बहराम शाह के सुल्तान बनने के बाद बहराम शाह ने एक नई या नए पद का सृजन किया। उस पद को नाम दिया गया नायब ए मुमलिकात, ठीक। इस पद पर जो पहली नियुक्ति की गई वो एतगीन की गई, जो बदायूं का इक्तादार हुआ करता था, जो अमीर हाजिब भी था, उसको नायब का पद दिया गया और सारी शक्तियां नायब के पास या नायब ने अपने पास रखी, सुल्तान को नाम मात्र की शक्तियां दी गई। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ, जो अल्तुनिया था जो विद्रोहियों में शामिल था या विरोधियों में शामिल था रजिया के, उसको मनचाहा पद नहीं मिला, है ना, और उसे कोई ऐसा क्षेत्र नहीं मिला जिससे वो संतुष्ट होता। इसलिए अल्तुनिया ने क्या किया, अल्तुनिया इन सब विद्रोहियों से असंतुष्ट था और इस चीज़ का फ़ायदा रजिया ने उठाया। रजिया ने अल्तुनिया को अपनी ओर मिला लिया और अल्तुनिया के साथ ही उसने विवाह कर लिया। अल्तुनिया को भी कहा जाता है कि अल्तुनिया भी रजिया से प्रेम करता था और वो उसको पाना चाहता था। अल्तुनिया को जब रजिया की तरफ से ये ऑफर आया कि मैं आपसे विवाह करूंगी, तो अल्तुनिया ने तुरंत उस प्रस्ताव को स्वीकार किया। और रजिया ने यह प्रस्ताव इसलिए दिया था ताकि अल्तुनिया और रजिया दोनों मिलकर के दिल्ली पर आक्रमण कर सकें और उसके पश्चात बहराम शाह को मारने के पश्चात दोबारा रजिया सुल्तान के पद पर आसीन हो सके। अल्तुनिया और रजिया का जब विवाह होता है, विवाह करने के पश्चात इसे मतलब इतिहास में विवाह की तो संज्ञा कम दी जाती है, एक तरीके से समझौते की संज्ञा ज़्यादा दी जाती है अल्तुनिया और रजिया के विवाह को।
दोनों का विवाह हो जाता है, दोनों के बीच ऐसा समझौता हुआ था कि दिल्ली पर आक्रमण किया जाएगा। दिल्ली पर आक्रमण किया जाता है, लेकिन रजिया पराजित हो जाती है। रजिया अल्तुनिया दोनों की सेनाएं पराजित हो जाती हैं। बहराम शाह युद्ध में विजयी रहता है और इसके पश्चात रजिया जो होती है और अल्तुनिया दोनों पराजित होने के पश्चात दिल्ली से लौट रहे थे। रास्ते में कैथल नामक स्थान था, वहाँ पर 1240 ईस्वी में कुछ डाकुओं के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक, तो इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका का बड़ा ही दर्दनाक अंत होता है। इसकी कब्र कह लो रजिया की, या रजिया का मकबरा कह सकते हो, जो है उसके विषय में इतिहासकारों में बड़ा ही मतभेद है कि कहाँ पर स्थित है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ये रजिया की कब्र जो है वो दिल्ली में स्थित है, और कुछ इतिहासकार इसकी कब्र को कैथल में मानते हैं जहाँ ये इसकी मृत्यु हुई थी, और कुछ इतिहासकार टोंक राजस्थान में इसकी कब्र होने का वर्णन करते हैं। इसलिए अभी भी इस पर विवाद बना हुआ है। निश्चित रूप से कोई फैसला नहीं हो पाया है इतिहासकारों के बीच में, या एक राय नहीं बन पाई है कि कहाँ पर रजिया की जो कब्र है वो वास्तविक कब्र है। तो जब इसके बारे में एक निश्चित मत निकल के आ जाएगा तब हम कह सकते हैं कि रजिया की कब्र इस स्थान पर थी। वर्तमान में 3 स्थान जहाँ पर जो 3 स्थान चर्चित है जहाँ पर रजिया की कब्र मानी जाती है, दिल्ली, कैथल और टोंक। तो इस प्रकार से आगे हम देख रहे हैं कि रजिया का अंत हो गया। रजिया जो थी वो मर गई और उसके बाद उसका भाई बहराम शाह शासक बन गया। देखिए, कब एक बार सीटेट का पेपर था जूनियर लेवल का, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था, स्टेटमेंट वाले उसमें कुछ प्रश्न आते हैं, तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि रजिया में सभी गुण विद्यमान थे जो एक शासक शासक में होते हैं, लेकिन उसके ये सभी गुण बेकार थे क्योंकि वो एक स्त्री थी, है ना। तो ये जो एक ऐसा स्टेटमेंट था, ये एक लेखक हुए जिनका नाम था मिनहाजुल सिराज। ठीक है, मिनहाजुल सिराज ने स्टेटमेंट दिया है, तो इस स्टेटमेंट को आप नोट कर लीजिएगा जरूर, और ये भी याद रखिएगा कि किसने ये स्टेटमेंट कहा था। ये प्रश्न पूछा जाता है ज़्यादातर। अब अगला सुल्तान जो बना दिल्ली सल्तनत का वो है बहराम शाह। कौन है? बहराम शाह। देखिए, इसके बारे में भी कुछ खास लिखवाने को है नहीं, ठीक है, बस क्रम के हिसाब से इनमें चर्चा करते चल रहे हैं। 1240 से 1242 2 वर्ष तक ये सुल्तान के पद पर आसीन रहा। देखिए, इसके समय में हमने बताया था जो नायब का पद था वो किसको दे दिया गया? एतगीन को दे दिया गया। नायब जो एतगीन जो थे, जो बदायूं के पहले इक़्तिदार हुआ करते थे, वो नायब बन जाते हैं। अब दिक्कत क्या थी, इन्होंने जो अमीर हाजिब का पद था वो बदरुद्दीन शंकर रूमी को दिया। कुछ समय पश्चात ही बहराम शाह की अपने नायब क्या नाम थे नायब का? एतगीन। ठीक, कभी कभी दिमाग से चीज़ें उतर जाती हैं एकदम से। तो एतगीन ने क्या किया, एतगीन से सुल्तान, इन दोनों के बीच में विवाद होने लगा कुछ समय पश्चात ही, इसलिए सुल्तान जो बहराम शाह था इसने एतगीन की हत्या करवा दी, एतगीन को अपने रास्ते से हटा दिया। अब इनका जो अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त था बदरुद्दीन शंकर रूमी, बदरुद्दीन शंकर रूमी जो था इसने विद्रोह करने का प्रयास किया। इसने मतलब राजा के विरुद्ध सभी अमीरों को इकट्ठा किया, लेकिन इसके षड्यंत्र का इनके जो वजीर थे बहराम शाह के, उनका नाम था मुहज्जिबुद्दीन। मुहज्जिबुद्दीन को जब पता चला तो उन्होंने सुल्तान को खबर कर दी, है ना, जिससे क्या हुआ, इन्होंने सारे विरोधियों को दंडित किया बहराम शाह ने। लेकिन कुछ समय पश्चात मुहज्जिबुद्दीन जो था वही
सुल्तान के विरुद्ध हो गया। जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तो मुहिजुद्दीन ने क्या किया, समय का इंतजार देखा कि किस प्रकार से बहराम शाह दिल्ली से दूर जाए और हम उस समय विद्रोह कर दें। तो ये मौका मिला इनको 1241 ईस्वी में, जब तायर नामक एक मंगोल आक्रमणकारी ने उसने आक्रमण किया और दिल्ली से बाहर गया ये बहराम शाह, और इसी समय विद्रोहियों ने फायदा उठा करके बहराम शाह को हटा करके अगला सुल्तान जो बनाया वो किसको बनाया, अलाउद्दीन मसूद शाह को। अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह जो थे वो अगले सुल्तान बने और इनका समय रहा 1242 से 1246 ईस्वी। अलाउद्दीन मसूद शाह जो था ये फिरोज शाह का पुत्र था, ठीक, उसको अगला सुल्तान बनाया गया। अलाउद्दीन मसूद शाह जो था इसने नायब के पद पर मलिक कुतुबुद्दीन हसन को नियुक्त किया और वजीर मुहाजिबुद्दीन को ही बनाया, और एक महत्वपूर्ण नियुक्ति की, अमीर ए हाजिब के पद पर इन्होंने बलवन को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया, बलवन। बलवन का उत्कर्ष यहीं से प्रारंभ होता है। वैसे तो उत्कर्ष उसका बहराम शाह के समय से ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन एक महत्वपूर्ण पोस्ट जो थी अमीर हाजिब की वो अलाउद्दीन मसूद शाह के कार्यकाल में उसको मिली। देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही थी, बहराम शाह हो या अलाउद्दीन मसूद शाह हो, इन दोनों ही शासकों को चालीसा दल ने बनाया था, और जब चालीसा दल की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं हुए, ठीक, तो इन चालीसा दल के सरदारों ने या अमीरों ने इन सुल्तानों को रास्ते से हटा करके इनके स्थान पर दूसरे सुल्तान बना दिए। ठीक, अब देखो जब बहराम शाह के बाद जब यहाँ पर विद्रोह हुआ था अमीरों का, तो किस्लू खां नाम का एक अमीर था, वो सबसे पहले दिल्ली में एंटर करता है और उसने इच्छा व्यक्त की थी कि मैं मतलब सुल्तान के पद को ग्रहण करना चाह रहा था, लेकिन सभी अमीरों ने किस्लू खां को सुल्तान बनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि अमीर वर्ग चाहता था कि जो सुल्तान का पद है वो इल्तुतमिश के वंश से ही कोई धारण करे। ठीक, अलाउद्दीन मसूद शाह के समय बलवन को उसने अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त किया, लेकिन और बलवन ने उसके काल में बहुत ही सराहनापूर्ण और प्रशंसनीय कार्य किए। ठीक है, लेकिन बाद में बलवन जो था, कह सकते हो बलवन जो था ना, ये सभी चालीसा दल का सरदार बन गया है ना, सबसे प्रमुख रूप से वर्ग बलवन आया, इसने अपनी शक्ति का खूब विस्तार किया। अब बलवन ने क्या किया, बलवन ने नसरुद्दीन महमूद की माता के साथ मिलकर के और नसरुद्दीन महमूद के साथ मिलकर के अलाउद्दीन को रास्ते से, अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाने की योजना बनाई और सभी अमीरों को अपनी ओर आसानी से मिला लिया, और 1246 ईस्वी में इसको अलाउद्दीन मसूद शाह को की हत्या कर दी जाती है और अगला सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद को बना दिया जाता है। नसीरुद्दीन महमूद बनता है। अब देखिए नसीरुद्दीन महमूद जब सुल्तान बना, ये 1246 से लेकर 1265 ईस्वी तक सुल्तान रहा। ठीक है, नसीरुद्दीन महमूद जो था ये इल्तुतमिश का पौत्र था और ये बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ठीक, इसकी राजनीतिक या कह सकते हो प्रशासनिक कार्यों में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं थी, ये हमेशा धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहता था। ये कुरान का सुलेखक था। ठीक है, कुरान की मतलब नकल करता था और कुरान की नकल करके कॉपियां तैयार करता था उनकी और उनको बाजार में बेचा करता था। उससे जो भी उसको आय प्राप्त होती थी
उससे वो अपना खर्चा चलाता था। ये राजकोष से पैसा नहीं लेता था। ये कहता था राजा जो है वो सिर्फ सल्तनत का एक ट्रस्टी है ना, उसको अपने व्यक्तिगत खर्चे जो हैं उनमें राजकोष से धन नहीं खर्च करना चाहिए। ठीक, तो आप सोच सकते हैं ये इसकी सोच किस प्रकार की थी, कितने धार्मिक विचारों से उत्प्रोत ये व्यक्ति था। अब नसरुद्दीन महमूद ने के जो प्रारंभिक जब इसका शासनकाल प्रारंभ हुआ उसके प्रारंभिक चरण में मतलब लगभग समझिए 3 साल तक ये बलबन ही इसका अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त रहा, है ना। और इसने क्या किया, अब बलबन ने इसको नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनवाया था, तो इसलिए जो नियुक्तियां हुई वो किसके अनुसार हुई, बलबन की इच्छा के अनुसार हुई, है ना। बलबन का एक छोटा भाई था किसलू खां, किसलू खां को अमीर हाजिब का पद दे दिया गया बाद में। ठीक है, कब दे दिया गया, जब 1249 ईस्वी में 1249 ईस्वी में बलबन को प्रमोट कर करके क्या नायब का पद दे दिया गया। तो जब अमीर हाजिब का पद खाली हुआ वो किसको दे दिया गया, किसलू खां को दे दिया गया। इसका एक कहते हैं बलबन का चचेरा भाई था शेर खां, उसको लाहौर और भटिंडा का सूबेदार बनाया गया। ठीक है, अब क्या हुआ, बलबन के हाथों में ही सारी शक्तियां केंद्रित थीं। 1249 ईस्वी ने बलबन ने अपना प्रभाव नसरुद्दीन महमूद पर और ज़्यादा स्थापित करने के लिए अपनी पुत्री हुजैदा का विवाह नसरुद्दीन महमूद के साथ कर दिया। ठीक, नसरुद्दीन महमूद के साथ अपनी पुत्री का विवाह बलबन ने कर दिया। जब बलबन ने विवाह किया तो नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां का विरुद्ध दिया, या उलूग खां की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी, उलूग खां। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसे अपने नोट कर लीजिएगा कि बलबन को उलूग खां की उपाधि नसरुद्दीन महमूद ने दी थी। ठीक है, क्लियर है। और बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह इनसे किया, और क्या किया, नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को नायब का पद दिया। तो अब देख लीजिए ये 1249 से ही लेकर के जब तक इनका शासनकाल चलेगा नसरुद्दीन महमूद का, इनके संपूर्ण शासनकाल में जो प्रभाव रहेगा सबसे ज़्यादा वो किसका रहेगा, बलबन का रहेगा। कुछ वर्ष, 1 या 2 वर्ष ऐसे रहे जब बलबन अपने नायब के पद पर नहीं रहा, है ना। हुआ क्या था, इनका एक विरोधी था बलबन का, कुतुगुल खां। कुतुगुल खां जो था ये चालीसा दल में सबसे वरिष्ठ था, है ना। ये बलबन को पसंद नहीं करता था, इसलिए इसने इनके विरुद्ध षड्यंत्र रचने प्रारंभ किए बलबन के विरुद्ध। और इसमें आगे किया इन्होंने एक भारतीय मुसलमान रेहान को। ठीक, रेहान जो था उसको इन्होंने नायब के पद पर नियुक्त करा दिया। किसके पद पर नियुक्त करा दिया, नायब के पद पर नियुक्त करा दिया। और ये 1253 में, है ना, इसने क्या किया था, नायब के पद से इसको हटा दिया गया था बलबन को। और बलबन को हटाने के पश्चात उसको हांसी और नागौर की इक़्तिदार बना करके भेज दिया गया था। और बलबन ने बड़ी ही शालीनता के साथ उन पदों को स्वीकार कर लिया, मतलब जो भी सुल्तान की आज्ञा थी उसको स्वीकार कर लिया। ठीक, स्वीकार करने के पश्चात उसने अपने जितने चालीसा दल के लोग थे या अमीर वर्ग था उसको हल्के हल्के अपनी ओर मिलाना प्रारंभ किया। अब देखो दिक्कत क्या थी, रेहान जो था वो भारतीय मुसलमान था, बाकी जो चालीसा दल था या अन्य अमीर वर्ग जो था वो सब तुर्की थे। तो उन तुर्की लोगों को एक भारतीय मुसलमान का नायब होना स्वीकार नहीं था, इसलिए कुछ ही समय बाद वो रेहान का भी विरोध करने लगे। ठीक, और वो पुनः सपोर्ट में किसकी आ गए, बलबन की। और जब बलबन की सपोर्ट में आ गए तो बलबन ने क्या किया, इसको रेहान को मार दिया। ठीक है, उसको पराजित किया, पराजित करने के बाद गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद उसको मरवा दिया गया। और उसके बाद 1254 में ये पुनः नायब के पद पर आ गया
बलबन, और इस बार और ज़्यादा शक्तिशाली होकर के आया। इस बार उसने सुल्तान से जो उसका छत्र है, छत्र का प्रयोग करने का अधिकार अपने पास ले लिया बलबन ने। ठीक है, तो इस प्रकार से बलबन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होकर के यहाँ पर उभरा। ठीक, ये बलबन की कहानी थी। बलबन बाकी समय तक फिर जितनी भी शक्तियों का प्रयोग किया बलबन ने किया। तो नसरुद्दीन महमूद से और ज़्यादा प्रश्न आते नहीं हैं। अब देखिए कुछ एक दो प्रश्न और महत्वपूर्ण हैं। जब ये सारी नियुक्तियाँ की थी नसरुद्दीन महमूद ने, तो इसी समय मिनहाजुल सिराज जो था उसको उसने काजी, मुख्य काजी नियुक्त किया था दिल्ली का। किसने? नसरुद्दीन महमूद ने। ठीक है, तो ये जो नाम हमने लिया किसका? मिनहाजुल सिराज का। मिनहाजुल सिराज ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था तबकात ए नासरी। तबकात ए नासरी। ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई? मिनहाज उल सिराज के द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक। ठीक है, ये जो पुस्तक है वो किसको समर्पित है? ये प्रश्न पूछा जाता है। मिनहाजुल सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात-ए नासरी किसको समर्पित की है? तो किसको समर्पित की इन्होंने? नसरुद्दीन महमूद को। ठीक है, और मिनहाजुल सिराज कहता है नसरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाएगा कि नसरुद्दीन महमूद को दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान किसने कहा? तो मिनहाजुल सिराज होगा। या मिनहाजुल सिराज ने दिल्ली का आदर्श सुल्तान किसको कहा है? तो याद रखिएगा नसरुद्दीन महमूद को कहा है। ठीक है, बाकी नसरुद्दीन महमूद में कुछ ऐसा महत्वपूर्ण है नहीं जो प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, इसलिए हम नसरुद्दीन महमूद को यहीं पर समाप्त करते हैं। 1265 में इसकी मृत्यु हो जाएगी और इसके पश्चात अगला सुल्तान जो बनेगा वो बलबन बनेगा, जिसके बारे में हम अगली क्लास में विस्तार से बताएंगे और चर्चा करेंगे, और जो भी महत्वपूर्ण होगा उसको हम नोट कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाकी मिलते हैं कल।